नमस्ते टू ऑल मैजिकल माइंड्स। डियर, आज हम अपना कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और डे टू डे लाइफ में प्लस हमारे कॉमर्स फील्ड में, लॉ फील्ड में कुछ फ्रेजेस यूज होते हैं, कुछ वर्ड्स यूज होते हैं बिजनेस इंग्लिश में, जिसका आपको मतलब मालूम होना चाहिए। तो हम हर एक वीडियो में कुछ टर्म्स को कवर करेंगे और मैं आपको वो टर्म्स समझाते हुए चलूंगी। तो आज के टर्म में हम सबसे पहले ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की, राइट। तो यहाँ पे अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करें, खैर जो हमारे कॉमर्स ब्रीड के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके एक चैप्टर हुआ करता था 11th क्लास में, तो वहाँ पे ये एक्सेप्टेंस टर्म्स जो है वो यूज़ होता था। एक्सेप्टेंस मीन्स क्या होता है, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी पे बिल लिखती है, राइट। तो बिल कौन किस पे लिखता है, अगर हम देखना चाहें तो अगर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो सपोज वहाँ पे दो पार्टी होती है, एक होता है डेटर और एक होता है क्रेडिटर, राइट। एक होता है डेटर और एक होता है क्रेडिटर। तो जो क्रेडिटर होता है, राइट, वो जो क्रेडिटर होता है वो डेटर के ऊपर जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ड्रॉ करता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि डेटर तुम मुझे इस पर्टिकुलर डेट तक इतने पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट करोगे, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखकर डेटर के पास भेजता है और डेटर उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करके कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं ड्यू डेट आने पे इस अमाउंट का पेमेंट कर दूंगा, एक्सेप्ट करके वापस क्रेडिटर के पास भेजता है। ये जो एक्सेप्टेंस टर्म है वो यहाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यूज होता है। खैर एक्सेप्टेंस की हम बात करें तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बात करेंगे, जब ऑफर की एक्सेप्टेंस हो जाती है। तो जनरली यहाँ पे हम एक्सेप्टेंस टर्म देखें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो रहता है वहाँ पर ज़्यादा यूज होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि एसेंट गिवन बाय अ पार्टी टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाय साइनिंग अक्रॉस द फेस ऑफ इट, मतलब कि जो डेटर है वो साइन करके भेजता है, हाँ जी मैंने इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो ये चीज़ आपके एक्सेप्टेंस कहलाती है। दूसरा टर्म यहाँ पे आया है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट डियर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हो तो वो साइन जो है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या आप कह लीजिए कि क्लर्क है या जो अटर्नी है, उसके सामने आप साइन करते हो। आपके साइन करने के बाद वो ये अपना साइन करके ये सर्टिफाई कर देता है कि हाँ इस पर्सन ने मेरी आंखों के सामने साइन किया है और जो है मैंने इसका जो आईडी है, आधार वगैरह है, वो सब चेक कर लिया है। तो इट मीन्स कि उस गवर्नमेंट ऑफिसर, क्लर्क कह लीजिए या अटर्नी कह लीजिए, उसने आपके साइनिंग जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या कर दिया, सर्टिफाई कर दिया। तो इसका मतलब उसने उस डॉक्यूमेंट, उस आपके साइन को एक्नॉलेज कर दिया। तो यहाँ पे इन्होंने टर्म यूज किया है एक्नॉलेजमेंट, राइट। इसके बाद थर्ड टर्म है एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली एक्विजिशन कॉस्ट जनरली हम इनकम टैक्स में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रॉपर्टी बाई की और प्रॉपर्टी बाई करने के बाद उसकी रजिस्ट्री कराई, नक्शा पास, उस पर बिल्डिंग बनवाना है, नक्शा पास करवाने का कुछ खर्चा आया, तो सारी कॉस्ट को हम ऐड करते हैं, राइट। तो एसेट खरीदने के बाद भी अगर उसमें कुछ इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगती रहती है, अगर कोई क्लाइंट है और क्लाइंट हमें मिला तो उसकी जो टोटल कॉस्ट आती है, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्विजिशन कॉस्ट। किसी भी चीज़ की एक्विजिशन कॉस्ट हो सकती है, चाहे हम कस्टमर के हिसाब से कॉस्टिंग कर लें, चाहे हम किसी एक पर्टिकुलर एसेट के हिसाब से कॉस्टिंग कर लें, वो एक्विजिशन कॉस्ट होती है। फोर्थ टर्म यहाँ पे आया एक्ट ऑफ गॉड। तो डियर ये जितने भी, जैसे अब फॉर एग्जांपल कोई भी सुनामी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो ये जो रीजंस होते हैं इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, राइट। इंश्योरेंस में एक्ट ऑफ गॉड टर्म यूज होता है। तो ये जितनी भी रिस्क हैं, डेंजर्स हैं जो नेचुरल हैं,
जिनका रीजन जो है वो नेचुरल कॉजेज जो के कारण ये जो रिस्क और डेंजर्स आते हैं, इनको हम एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं, राइट। फिफ्थ टर्म है एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन जो है लीगल एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है। अगर कोई मेरा राइट छीनता है, कोई गलत करता है मेरे साथ, तो मैं उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती हूँ, यानी कि उसके ऊपर लॉ सूट डाल सकती हूँ। तो ये जो सिविल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, सिविल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स यानी लीगल एक्शन लेना, राइट। तो किसी का कोई सिविल वर्ड वहाँ पे आता है जहाँ पे किसी का पर्सनल कोई राइट जो है, पर्सनल राइट जो है वो छीना जाता है। खैर अभी आप लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी मेरा एक पर्सनल राइट छीनने की कोशिश कर रहा है, तो मैं अपने पर्सनल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी भी गलत चीज़ को रोकने के लिए उस सामने वाले के ऊपर लीगल एक्शन ले सकती हूँ, राइट। सिक्स्थ में एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके बारे में आप जो है अभी करंट अफेयर्स में भी पढ़ेंगे, राइट। एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट किसे कहते हैं डियर? कंपनी लॉ में आप एडजर्नमेंट बहुत बार पढ़ेंगे कि मीटिंग एडजर्न हो गई, राइट, या कोर्ट सेशन अदालतों में जो है एडजर्न हो जाता है। तो एडजर्नमेंट का मतलब होता है पोस्टपोन होना। पोस्टपोन होना मतलब सपोज आज जो है जज केस का जजमेंट नहीं दे रहा, उसको कुछ और फैक्ट्स चाहिए और एविडेंसेस उसके सामने प्रेजेंट होने हैं, तो कुछ टाइम के लिए जो अपना कोर्ट सेशन है वो एक किसी अनदर डे में जो है वो जजमेंट देगा, या नेक्स्ट जो सुनवाई होती है उसको हम एडजर्नमेंट कहते हैं। कंपनी लॉ में ऐसे ही मीटिंग्स होती है, अगर मीटिंग का पर्पस पूरा नहीं हो पा रहा है या मीटिंग में कोरम नहीं प्रेजेंट है। कोरम यहाँ पे एक नया वर्ड आया, एक्चुअल में मीटिंग में प्रेजेंट होने के लिए कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स का होना जरूरी होता है, उसको हम कोरम कहते हैं, राइट, कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स के प्रेजेंट होने पे मीटिंग मानी जाएगी। तो वहाँ पे अगर कोरम नहीं प्रेजेंट हुआ या कोई और रीज़न हो गया या मीटिंग का पर्पस पूरा नहीं हुआ है, तो मीटिंग जो है वो एडजर्नमेंट, मीटिंग का एडजर्नमेंट हो जाता है, मीटिंग एडजर्न कर दी जाती है। तो ये वहाँ पे ये टर्म यूज़ होता है एडजर्नमेंट, राइट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है आपका एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन की हम बात करें, जज कोई भी जो डिसीजन देता है, या आप जगह जगह लॉ में एडजुडिकेशन के ऑफिसर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इवन साइबर लॉ में भी और भी कई लॉ में इसका जिक्र आता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे आगे जाकर। तो वहाँ पे कहीं पे भी अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स की बात की जा रही है तो ऐसे ऑफिसर्स की बात की जा रही है जो अपना डिसीजन या जो सेंटेंस है वो इम्पोज करते हैं, राइट। एफिडेविट। एफिडेविट डियर आपने भी बहुत बार यूज़ किया होगा मेडिकल, अब जब आपके स्कूल में जाता है तो एफिडेविट होता है। ऐसे ही जो भी अदालत है, कचहरी है, कोर्ट है, वो सब कागज पे चलता है, राइट। तो अगर आप वहाँ पे कोई एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको उस एविडेंस के साथ एफिडेविट देना होता है, जहाँ पे आपने ओथ ली होती है, शपथ ली होती है कि आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपने जो सारी चीज़ें दी हैं एविडेंस के तौर पे वो सब सही है, राइट। तो एक ये जो ओथ जैसे एक रिटन स्टेटमेंट के ऊपर आप देते हैं, वो एक स्टैम्प पेपर होता है जो कि पब्लिक नोटरी जो है वो नोटराइज करता है, राइट। तो वो आपका वो डॉक्यूमेंट जो है वो एफिडेविट कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इवन यहाँ पे आप कभी एफिडेविट बनवाएंगे तो आप देखिएगा उसके नीचे एक्ट का नाम और सेक्शन भी रहता है कि अगर ये जो आप ओथ ले रहे हैं ये गलत हुआ तो क्या हो सकता है, उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, उसके रिगार्डिंग एक सेक्शन भी दिया रहता है, राइट। चलिए 10 टर्म में हम यहाँ पे देखेंगे एफर्मेशन की हम बात करते हैं। एफर्मेशन क्या होता है? सपोज आप डिक्लेयर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, राइट। यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा है, यानी कि आप उस चीज़ को ओके कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी है, डिक्लेयरिंग समथिंग टू बी ट्रू अंडर द पेनाल्टी ऑफ परजुरी बाय अ पर्सन
who will not take an oath for religious or other reason। तो एक ऐसी परजुरे क्या होता है? परजुरे अगर आपने गलत शपथ ली है, आपने देखा होगा अदालतों में जब जाते हैं तो शपथ दिलाई जाती है, जो भी वहाँ पे विटनेस के तौर पे खड़ा होता है, तो या और किसी रीज़न से कहीं किसी को जो है ओथ लेना है, लेकिन वो अपने रिलीजियस या अदर रीज़न के कारण ओथ नहीं ले रहा है, राइट, और उसके बाद वो झूठ बोलता है, तो उसके झूठ बोलने के कारण उसके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है। ठीक है, तो आप वो जो भी पर्सन वो स्टेटमेंट दे रहा है, आप उसको उसका अफर्मेशन करते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है, तो वो आपका एक्शन जो है यहाँ पर अफर्मेशन कहलाता है। तो आज के 10 टर्म्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही हम इस जो आपका ये जो चैप्टर है इसमें 10 टर्म्स करके हर एक वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे।